सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 22 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बोलते समय वाक्यों के बीच में आवश्यकता अनुसार रुककर आगे बढ़ते हैं। कहीं कम रुकते हैं तो कहीं अधिक, इसी रुकने को विराम कहते हैं। ठीक है, अपने भावों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं यानी हम अपने भावों को जब प्रकट करते हैं तो उस समय हम कुछ ना कुछ शब्द बोल रहे होते हैं। ठीक है, और हम कोई ना कोई वाक्य बोल रहे होते हैं, तो उस वाक्य के बीच में हम आवश्यकता अनुसार यानी जहाँ पे जरूरत पड़े उस जगह हम रुकते हैं। चाहे हम थोड़ी देर के लिए रुके या ज्यादा देर के लिए रुके, हम रुकते हैं और रुककर फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी जो रुकते हैं हम विराम लेते हैं, इसे ही हम इसे क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। जो हम रुकते हैं ना बीच में, तो उसे विराम कहते हैं। और इस विराम को लिखित रूप में दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का सहारा लेते हैं। यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जब हम बोलते समय बीच में रुकते हैं और उसी बोलने को जब हम लिखते हैं तो लिखते समय जो हम रुके थे, अब हम बोलते समय रुकते हैं, वो तो सामने वाला सुन के हमें पता लग जाएगा कि हाँ वो व्यक्ति इस जगह बोलते हुए रुका था। किंतु लिखित में ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम कोई व्यक्ति है वो किस जगह पे रुका था। तो उस समय वो रुके हुए को दिखाने के लिए विराम चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अब हम रुके। ठीक है, क्या है कि बोलने के बाद हम रुके, पर लेकिन हमने किस बात के लिए रुके। ठीक है, अब वो भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या निकलेगा। तो उस अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए, सही सटीक अर्थ प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति अगर यहाँ पे रुका है तो क्यों रुका है। ठीक है, बोलते बोलते अगर रुका है तो क्यों रुका है। तो यहाँ पे है तुम्हारा नाम क्या है, यानी वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ये किससे पता चलता है, ये जो प्रश्न चिन्ह है उससे। ठीक है, यहाँ पे रुके हैं, अब यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगा देते तो इसका मतलब ये वाक्य पूरा हो रहा है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। मेज पर आम, केले और संतरे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चिन्ह यहाँ पे है, एक चिन्ह यहाँ पे है। दोनों ही चिन्हों का अर्थ क्या है कि मेज पर आम, केले जब किसी अलग अलग विकल्प को दिखाया जाता है तब ये वाला चिन्ह लगता है, और जब हमारी बात पूरी हो जाती है उस समय पे ये वाला चिन्ह लगता है। इस वाले चिन्ह के समय हम थोड़ा रुकते हैं, इस वाले चिन्ह के समय हम पूरी तरीके से रुक जाते हैं। जैसे मेज पर आम, केले और संतरे रखे हैं। आम और केले बोलते समय हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, विकल्प प्रदर्शित कर रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों में जो ये चिन्ह है इनका नाम है प्रश्न चिन्ह। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है अल्प विराम, फिर ये है हमारा पूर्ण विराम, तथा जो ये वाले दिए हुए हैं एक हरी उद्धरण और दोहरी उद्धरण चिन्हों का प्रयोग हुआ है, ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये होते हैं विराम चिन्ह। इनके माध्यम से हमें कहाँ कितनी देर के लिए रुकना है इसका संकेत मिलता है। ठीक है, इनके माध्यम से क्या होता है, एक तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें किस जगह पे कितना रुकना है। ठीक है, अल्प विराम होगा मतलब थोड़ा, अल्प यानी कि थोड़ा, तो मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना है। पूर्ण विराम यानी पूरा, यानी कि पूरी तरह से रुक जाना है। या फिर प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न के तौर पे हमें रुक जाना है। तो इस चीज का संकेत मिलता है हमें जब हम उस लिखे हुए को पढ़ते हैं या फिर जब हम अपने शब्दों को लिख रहे होते हैं तब। अगर हम सटीक परिभाषा की बात करें तो विराम चिन्ह की परिभाषा होती है, भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखित रूप में। ठीक है, याद रखना हमेशा भाषा के लिखित रूप में ही विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बोलते समय कभी भी चिन्हों को बोला नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि मेरा नाम मधु है, पूर्ण विराम, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी मेरा नाम मधु है, मतलब सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि अंत में जब मैं यही बात को लिखूंगी तो अंत में मैं पूर्ण विराम लगाऊंगी। किंतु बोलते समय कभी भी कोई चिन्ह नहीं कहा, मतलब बोला नहीं जाता कोई चिन्ह। ठीक है, तो लिखित रूप में विराम लेने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य रूप से जो विराम चिन्ह होते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। आप देख सकते हैं पूर्ण विराम इस प्रकार का होता है। अर्ध विराम जो कि इस प्रकार का होता है। अल्प विराम थोड़ी देर के लिए जो विराम होता है ये है। प्रश्न सूचक चिन्ह ये वाला। विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार से। योजक चिन्ह इस प्रकार से, जिसको इंग्लिश में
माइनस कहते हैं ना कि ये माइनस का साइन है, ऐसा बोलते हैं, तो उस प्रकार से लगता है ये योजक चिन्ह। फिर है निर्देशक चिन्ह, जो कि योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। ये जो है ये दोहरे उद्धरण चिन्ह है, और जब ये एक बार ऐसे कर दिए जाए तो ये इकहरे उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं। फिर है कोष्टक चिन्ह, ठीक है। तो ये है कुल मिला के 9 मुख्य विराम चिन्ह जो इसमें दिखाए गए हैं। चलिए अब हम इनको विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम वहां होता है जहां हमें पूरी तरह से रुकना होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। इससे वाक्य के पूरा हो जाने का पता चलता है, ठीक है। क्या पता चलता है कि वाक्य पूरा हो गया। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है, वाक्य पूरा हो गया। वह कल स्कूल नहीं आएगा, ठीक है, वाक्य पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं अर्ध विराम की। जब वाक्य में पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना होता है तब अर्ध विराम लगता है। जैसे माँ तो आ गई, पापा भी आते ही होंगे, ठीक है। अब आ गई, गई और पापा दो शब्दों के बीच में हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। हम कितना, पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा, पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा सा कम जब हम रुकते हैं तो वहां पे अर्ध विराम लगता है। अर्ध विराम यानी कि आधा विराम। उसने मुझे बुलाया, मैं भाग कर आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे रुक रहे हैं पर लेकिन हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। अल्प विराम, जब अर्ध विराम से भी कम रुकना पड़े, ठीक है। अब जो अर्ध विराम जितना हम रुके थे उससे भी कम रुकना पड़े तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प यानी कि थोड़ा। जैसे चलो रुको मत, सीता, राधा, गीता सभी मेरे साथ हैं, ठीक है। तो विकल्प भी यहाँ पे दिख रहा है। हम अलग अलग जब हम चीजों के नाम लेते हैं तब ऐसा अर्धविराम का हम अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं। और जब जैसे यहाँ पे है चलो रुको मत, बिल्कुल थोड़ा सा रुक रहे हैं हम, बिल्कुल थोड़ा सा, तो वहां पे होता है अल्प विराम। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिन वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। याद रखना ये चिन्ह हमेशा अंत में लगता है। जैसे पूर्ण विराम भी अंत में लगता है उसी प्रकार प्रश्न सूचक चिन्ह भी अंत में लगता है। क्या तुम अस्वस्थ हो, प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। मैं तुमसे कब मिला था, कब यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। विस्मय सूचक चिन्ह, वाक्य में विस्मय, हर्ष, भय, शोक आदि भाव प्रकट करने के लिए जब भी हम अपने मन का भाव प्रकट करते हैं तो उस समय हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम कहाँ चल दिए, यानी अरे यानी कि आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य के समय हुआ, अब चल दिए या कहाँ चल दिए, तो प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो दोनों ही प्रकार के शब्दों का है। आगे छी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, ठीक है। छी यानी कि ये घृणा का भाव प्रकट कर रहा है। तो वहां पे जहां भी हमारे मन के भाव प्रकट होंगे तो वहां हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। साथ ही हमारा वाक्य जो है वो पूर्ण हो गया यहाँ पे, तो इसलिए पूर्ण विराम लग गया यहाँ पे। यहाँ पे प्रश्न हो रहा था तो यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह लग गया था। इसी प्रकार योजक चिन्ह, दो युग्म शब्दों को जोड़ने और किसी की तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दो युग्म शब्दों को, युग्म शब्द आपको याद होंगे जो हमने पढ़े थे, जो एक साथ बोले जाते हैं, ठीक है, या फिर या तो वो एक जैसे ही होंगे दोनों शब्द या फिर एक दूसरे के उल्टा अर्थ देने वाले होंगे, तो उन्हें हम युग्म शब्द कहते हैं। जहाँ एक शब्द तो बोला जाता है, मुख्य होता है, पर दूसरा उसके साथ ही जुड़ करके आता है। या फिर जब हम किसी की तुलना करते हैं, ठीक है, तुलना के समय पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं रात दिन पढ़कर पास हुआ, रात दिन दोनों एक दूसरे के उल्टा अर्थ देने वाले हैं, तो ये दोनों क्या हुए, युग्म शब्द हो गए, ठीक है। मेहमानों के लिए चाय पानी लाओ, ठीक है, ये भी युग्म शब्द है। तो इसी प्रकार एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, जुड़ के आएंगे, या एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द जो होंगे तो उन सब में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। आगे हम बात करते हैं निर्देशक चिन्ह के बारे में। इस चिन्ह का प्रयोग अधिकतर निर्देश या उदाहरण देने के लिए होता है, ठीक है। या तो निर्देश दिया जा रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है या यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। जैसे
देखो अब यहाँ पे जैसे के साथ ही यहाँ पे है, क्योंकि निर्देश किया जा रहा है, एक संकेत दिया जा रहा है ऐसे करके कि इस तरफ हमें मुख्य रूप से देखना है। तो इस चिन्ह का प्रयोग अधिकतर निर्देश या उदाहरण देने के लिए होता है। ठीक है, उदाहरण देने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है जैसे, अब यहाँ पे जैसे गए, उसने कहा, ये देखिए कहा मतलब जहाँ पे हम कोई विशेष बात कहें, निर्देशित करें कि इस जगह पढ़, इस जगह इस तरफ देखो या इस तरफ पढ़ो, तो निर्देश किया जा रहा है कि यहाँ पे मुख्य ये बात है, तो वहां पे हमारा ये वाला चिन्ह जो होता है निर्देशक चिन्ह वो लगता है। तुम मेरे साथ चलो। वाक्य में किसी अंश को दोहराना हो तो उसके लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारी एक इच्छा पर, सिर्फ एक इच्छा पर वह अपनी जान छिड़कता है। ठीक है, हम एक ही किसी भी अंश को, ठीक है, वाक्य के किसी भी एक अंश को हम बार बार बोल रहे हो तो भी इसी प्रकार ये जो होता है निर्देशक चिन्ह लगता है। जैसे तुम्हारी एक इच्छा पर, सिर्फ एक इच्छा पर, ठीक है, एक ही बात है जो 2 बार कही जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में ये क्या है, ये लगा है हमारा निर्देशक चिन्ह। ठीक है, आगे है उद्धरण चिन्ह। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति ने जैसा बोला होता है, हम एक एक शब्द वैसे ही उठा करके लिख देते हैं, तब हमें उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये जो बात है इसमें अगर हम एक भी शब्द का कहते हैं हेर फेर कर दें या बदल दें तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह नहीं लगेंगे, किंतु यहाँ पे हमने जैसा उनके मुख से जैसे उनके मुंह से निकले थे शब्द वैसे ही हमने यहाँ पे एज इट इज जैसे बोलते हैं, जैसे के तैसे हमने यहाँ उठा करके रख दिए हैं, लिख दिए हैं, तो यहाँ पे उद्धरण चिन्हों का हमने प्रयोग किया है। ऊपर हाँ एक बात और बच्चों इसमें खास ध्यान देने वाली है कि जब भी हम, ये तो वो था कि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, ठीक है, जब हम संवाद लिखते हैं, ठीक है, नाटक वगैरह लिखते हैं तो हम बताते हैं कि इस व्यक्ति ने ये कहा, तो वहां पे हम जो हमारा संवादक है जो बोल रहा है उसके बारे में जब हम लिखते हैं, जैसे माँ ने कहा, ठीक है, अब हम उनके बारे में लिख रहे हैं, माँ ने कहा, क्या कहा उन्होंने, तो उस समय जो उनके मुख से निकलने वाले शब्द हैं यानी जो हम संवाद लिख रहे हैं तो उनमें भी हम उद्धरण चिन्हों का ही प्रयोग करेंगे। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त उद्धरण चिन्ह दोहरा उद्धरण चिन्ह है, इकहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था इकहरा उद्धरण चिन्ह भी होता है जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के उपनाम, ठीक है, उपनाम यानी कि एक तो मुख्य नाम होता है, दूसरा जो उसके जैसे होता है ना कि घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, एक तो उसका मुख्य नाम होता है, दूसरा होता है अलग से एक नाम, तो उसको उपनाम कहा जाता है। अथवा किसी ग्रंथ या पुस्तक के नाम इत्यादि के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या तो किसी व्यक्ति का उपनाम हो मतलब दूसरा वाला नाम हो, और या फिर किसी पुस्तक का नाम हो आदि के जो हम नाम लिख रहे होते हैं तो उस समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब इनका मूल नाम क्या है, मुख्य नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी, ये है इनका असली नाम, और उपनाम इनका यानी दूसरा नाम क्या है, निराला। तो जो दूसरा नाम है उसको हमने इकहरे उद्धरण चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया है। कोष्टक चिन्ह किसी शब्द का अर्थ बताने तथा किसी शब्द या बात को अलग विस्तार से बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, देखो किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए या तो हम किसी शब्द का अर्थ बता रहे हो या फिर हम किसी बात को अलग से कह रहे हो। ठीक है, एक बात हमने कह दी, हमने थोड़े शब्दों में कही, हमें लगता है कि शायद ये बात सामने या फिर जो पाठक है या जो पढ़ रहा है उसे समझ नहीं आएगी, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट करके फिर इस बात को विस्तार दे करके यहाँ लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो 2 तरह से प्रयोग होता है, या तो किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए या फिर किसी बात का विस्तार करने के लिए। जैसे राम, अब राम कौन, दशरथ के पुत्र। ठीक है, अब बता रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं ना, राम शब्द का हम विस्तार कर रहे हैं, बहुत संयमित है। राजा, क्रोध से भरकर। ठीक है, राजा क्या, कैसे, क्रोध से भरकर, हम बता रहे हैं, विस्तार करके बता रहे हैं कि वो किस प्रकार है। तो अपराधी को दंडित किया जाए। अब संख्याओं के लिए भी ऐसा होता है क्योंकि हम अलग अलग इसमें दिखाते हैं कि ये अलग है और वो अलग है, तो उस समय भी यहाँ पे जो कोष्टक चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है। कोष्टक के अंदर मतलब कोष्टक होता ही यही है कि जब कोई विशेष चीज हो, कोष्टक में हम हमेशा विशेष चीज को ही रखते हैं। ठीक है, ताकि उस पर ध्यान जल्दी जाए या फिर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसा दिखाई दे। तो ये थे सारे विराम चिन्ह
पूरे 9 विराम चिन्हों के बारे में हमने इसमें बात की है, हमने अच्छे से जाना है इन्हें। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।